नमस्कार विद्यार्थियों। चंपरदायी के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा दूसरा पद है। पहले इसका वाचन किया जाएगा, फिर इसका हम अर्थ करेंगे। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण कवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि। ये चाहत चश चकित उहजू तकिय झरप्पी झर चंच चहुट्टिय लोभ लियो तब गहित अप कर। हर्षत अनंत मन मही हुलस लेजू महल भीतर गई पंजर अनूप नग मणि जटित सो तिहि मह रश्यत भई। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि राजा विजयपाल की बेटी पद्मावती, जो बहुत ही अत्यंत रूप यौना है और बहुत सुंदर है, अनिंद सुंदरी है, और ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की कलाओं से उसे विधाता ने बनाया हो। इतनी सुंदरी पद्मावती एक दिन अपने महल के बाहर बगीचे में खेल रही थी, और उसी समय वहाँ एक तोता आता है और वो तोता पद्मावती के होठों को बिंबाफल समझ लेता है और उस पर झपट्टा मारता है। पद्मावती भी उस तोते को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और उसको पकड़कर अपने महल में ले आती है। यही घटनाक्रम इसमें चल रहा है। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण कवि। जब पद्मावती महल के बगीचे में खेल रही थी तो उसने तोते को देखा तो पद्मावती का मन अत्यंत ही हर्षित हो गया और ऐसा लगा जैसे कि चंद्रमा की किरण को देखकर कोई चकवा प्रसन्न हो जाता है या चकवी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ऐसे कहते हैं रात्रि में चकवा अपनी चकवी से बिछड़ जाता है और जब सुबह सूर्य की पहली किरण जब उगती है, दिखाई देती है, तब वो पुनः अपनी चकवी से मिलता है। तो जो चकवा और चकवी को हर्ष और आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है, वही अनुभूति पद्मावती को तोते को देखकर हो रही है। अरुण अधर तीय सधर, उस पद्मावती के जो होठ हैं वो अरुण लाल हैं और सधर बड़े ही सुंदर हैं, एक आकार में सांचे में ढले हुए हैं। बिंब फल जानी कीर छवि, कीर अर्थात तोता। उस तोते ने उसके होठों को बिंबा फल समझ लिया। यह चाहत चकित, और वो उसको चखने की चाहत मन में ले बैठा। वह जो तकिए झरप्पी झर, और जैसे ही उसने उन होठों को देखा, चंच चहुट्टी लोभ देखा और झपट्टा मारा। उसकी जो चोंच थी वह बिंबा फल का लोभ कर बैठी और उसने उसके होठों पर झपट्टा मारा। लियो तब गहित अप कर, और तब झट से पद्मावती ने उसको पकड़ लिया। हर्षत आनंद मह मही हुलस, और मन ही मन बड़ी ही प्रसन्न और आनंदित हुई। ले जो महल भीतर गई, और उसको लेकर के अपने महल के भीतर चली गई। पंजर अनुप नग मणि जटित, और उसने उसको नगों से मणियों से जटित जड़े हुए सोने के पिंजरे में उसको रखा। सोती ही मह रशत भई, उसके अंदर उसने उसे रख दिया। अनुप्रास उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, अगर तोता जो था वो अपनी चोंच से उस पर झपट्टा नहीं मारता और असमंजस में बना रहता कि बिंबा फल है या इसके होठ हैं, तो संदेह अलंकार होता, लेकिन उसने तो झपट्टा मार दिया, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जनु का प्रयोग हुआ। जनुकोक किरण रवि। अधरों की सुंदरता को बिंबा फल की उपमा देना बहुत ही सुंदर है।
अब हम अगले पद पर आते हैं। कुटिल केस। सुदेश, कुटिल केस सुदेश, पोहप रचियत पिक्कसद, कमल गंध वय संध, हंस गति चलत मंद मंद, श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, नश स्वाति बुंद जस, भमर भवई भुल्लई, सुभाव मकरंद वास रस, नैन निरखी सुषपाय सुख, यह सदिन मूर्ति रचिय, उमा प्रसाद हर हेरियत, मिलहि राज पृथ्वीराज जिय। देखिए, हमने पढ़ा कि राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती जो बहुत सुंदरी है, पद्मिनी के समान है, और वो एक दिन बगीचे में खेल रही थी और उसको उसके होठों को बिंबाफल समझ कर के तोते ने उस पर झपट्टा मारा, और वो भी तोते को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसने तोते को पकड़ लिया और अपने महल में ले आई और सोने और नग हीरों से जड़े पिंजरे में रख दिया। तोते के प्रति उनका प्रेम लगातार बहुत अधिक था, और वह तोते से उसकी जानकारी लेने लगी कि वो कहाँ से आया है, कौन है। और सब कुछ भूलकर अब तो वह तोते के साथ ही रहने लगी, उसी से ही बात तो वो करती रहती थी। तोते ने भी जब राजकुमारी को देखा, नख से लेकर शिक तक देखा, तो वह देखता ही रहा और उसने सोचा कितनी सुंदर है यह पद्मिनी नारी, और विधाता ने कैसे इसका निर्माण किया होगा। पद्मावती के रूप और अंग सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसी क्रम में कवि आगे कहता है कि कुटिल केस सुदेश। पद्मावती के जो केश हैं वो घुंघरालू हैं और बहुत ही सुंदर हैं। पोहप रचियत पिक्कसद, और उनको पुष्पों से उसने सजा रखा है। पद्मावती के जो शब्द हैं वो भी कोयल के समान हैं, मधुर हैं। कमल गंध वय संध, वह वय संधि को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात उसका बचपन अब समाप्त होने वाला है और उस पर अब यौवन चढ़ता जा रहा है। तो जो बीच की अवस्था है वो वय संधि कहलाती है। उसके अंदर से कमल की भीनी भीनी गंध आती रहती है। हंस गति चलत मंद मंद, और वह हंस की सी गति से धीमे धीमे चलती है। श्वेत वस्त्र सोहे शरीर, शरीर पर उसने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। नश स्वाति बुंद जस, और उसके जो नाखून हैं वो स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान सफ़ेद है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जो होती है वो बहुत चमकदार, कांति से युक्त, सफ़ेद धवल होती है, उसी प्रकार उसके नाखून भी वैसे ही सफ़ेद चमकदार कांति से युक्त हैं। भमर भमई भुल्लई, सुभाव मकरंद वास रस, और भंवरे भी उसके शरीर से उठने वाली जो गंध है उसके चक्कर में पड़ करके भूल जाते हैं, रास्ता ही भूल जाते हैं, उसी के आसपास मंडराने लगते हैं। सुभाव मकरंद वास रस, क्योंकि उनका भंवरों का स्वभाव क्या होता है, मकरंद के चारों ओर ही रहना। तो वो पद्मावती में से भी वैसी ही मकरंद की सी खुशबू आती है, इसलिए वो भटक करके उसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नैन निरखी सुषपाय सुख, जो तोता है वो अपने नेत्रों से उसके सौंदर्य को देख देख कर सुख प्राप्त करता है। यह सदिन मूर्ति रची, और मन ही मन सोचता है कि कौन सा सुंदर दिन होगा जब इस मूर्ति को विधाता ने रचा होगा। उमा प्रसाद हर हेरियत, यह तो शिव और पार्वती का प्रसाद ही है। मिलई राज पृथ्वीराज, और मन में ही सोचते हैं कि पार्वती और शंकर की कृपा हो, और मन ही मन में वो यह प्रार्थना करते हैं कि ये तो राजा पृथ्वीराज को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा पृथ्वीराज भी इन्हीं की तरह बहुत सुंदर है, वीर है, और इन्हीं के से विवाह के भी योग्य हैं। अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है, सुंदर भाषा का प्रयोग है। हमारे पाठ्यक्रम में जो पद लगाए गए हैं वो बीच बीच में से लगाए गए हैं। एक
पृथ्वीराज रासो के एक क्रम से वो नहीं है। इसीलिए हम आपको बीच के पदों में जो कहानी थी उसको भी साथ के साथ सुनाते हुए जाएंगे। अब हमारा जो अगला पद है उसकी व्याख्या हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।